अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कहने का क्या मतलब होता है इसे समझ लीजिए। मोमेंटम कहने का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी एंड इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। कहने का मतलब ये एक टोटल क्वांटिटी है मोशन का। ठीक है, किसी भी बॉडी के, जैसे मान लो ये पेंसिल एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, इसमें कुछ मास भी है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है ना, मतलब इस पेंसिल में मोमेंटम है। बात समझ में आ रही है? तो मोमेंटम कहने का मतलब कोई भी बॉडी जो कि मोशन रख रहा है, बॉडी का अपना मास है और मोशन है, उसके प्रोडक्ट को ही हम लोग मोमेंटम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ रहा है, एम हो गया मास और वी हो गया वेलोसिटी, पी मोमेंटम का सिंबल है ये। ठीक है, अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया गया है। ठीक है, और ये एम तो कांस्टेंट है, एम के ऊपर वेक्टर नहीं है, सिर्फ वी मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर हमने वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा दिया। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी डायमेंशन बहुत ही आसान है। मास की डायमेंशन क्या होती है? किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मास की डायमेंशन मतलब मास की यूनिट होती है किलोग्राम और डायमेंशन होती है मीटर पर सेकेंड। सॉरी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें तो मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है ना, तो मीटर को मतलब लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पर सेकेंड है, सेकेंड को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो टी टू दी पावर -1 हो गया। तो सबको मिला करके हो गया एम एल टी टू दी पावर -1। ये मोमेंटम की डायमेंशन है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसकी CGS यूनिट की बात करें, ये तो ऐसा ही सिस्टम था, MKS जिसे कह रहे हैं, MKS मतलब MKS सिस्टम, इसे SI सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मास किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ये MKS मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। देखो यहाँ पर लिख दिया मीटर से, मतलब एम से रिप्रेजेंट किया गया है, के को किलोग्राम से और सेकंड को सेकंड से। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं MKS सिस्टम। ये SI सिस्टम जो है ये MKS सिस्टम है। अच्छा, CGS सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मास को हम लोग ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम लिख दिए, और सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा CGS सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से मोमेंटम को हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में चले जाएंगे। ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसे समझो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी कॉल्ड द फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मान लो ये पेंसिल है, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, अब ये मान लो ये मोशन में जा रही है तो ये मोशन में हमेशा के लिए जाएगी, जब तक कि इसके ऊपर फोर्स न लग जाए। फोर्स लग गया तो ये रुक गई। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब वही बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो सभी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। अच्छा, इसमें देखो क्या कह रहा है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। कोई भी बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहे तो वही है 20 मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है ना, तो उसमें तो एक्सेलरेशन कुछ हो नहीं रही है, क्योंकि प्रत्येक सेकंड में 20 मीटर करके ही बढ़ जा रही है, वो आगे जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो अच्छा, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट लॉ कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेशन एज फॉलो। फर्स्ट लॉ को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज लिखा गया है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ 0, जब बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा। जाहिर सी बात है, फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी। फोर्स ही 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली। एक्सेलरेशन कब नॉन जीरो होगा?
इफ़ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, जब बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगेगा तब उसमें एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या कहा था, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। न्यूटन सेकेंड लॉ में ये कहा था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन द मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब ये है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डी अपॉन डी टी। ठीक है ना, P मतलब मोमेंटम, T मतलब टाइम, मतलब मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ये F मतलब अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फोर्स बढ़ा देंगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स लग रही है। बात समझ में आ रही है। तो मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें फोर्स लगा दिया तो इसमें मोमेंटम हो गया। देखो मोमेंटम मतलब इसमें मास और वेलोसिटी हो रही है। ठीक है ना, पेंसिल का अपना मास है और इसमें वेलोसिटी भी है, तो फोर्स लगाया तो मोमेंटम हो रहा है। फोर्स जितना तेज़ी से लगाएंगे उतना तेज़ी से मोमेंटम होगा, फोर्स जितना धीरे लगाएंगे उतना धीरे से जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और देखो जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही मोमेंटम हो रहा है। मान लो हम फोर्स ईस्ट की तरफ लगाए तो ईस्ट की तरफ मोमेंटम हुआ, यदि फोर्स हमने नॉर्थ की तरफ लगा दिया तो नॉर्थ की तरफ मोमेंटम हो रहा है। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि फोर्स, चूँकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होगी, जिधर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसका भी डेरिवेशन है, ये हम लोग कल समझेंगे। इसकी डेरिवेशन बहुत ही आसान है, इसको कल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।